नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे बीमारी के बारे में जो खाने की नली से रिलेटेड है। उस बीमारी में पेशेंट्स को खाने में दिक्कत होता है, खाना अटकता है और उस बीमारी का नाम है अक्लेजिया कार्डिया। तो मैं डॉक्टर निखिल जिलावार, प्रैक्टिसिंग एज अ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन पीसीएमसी एरिया पुणे। तो अक्लेजिया कार्डिया होता क्या है? तो जैसे कि पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि खाने की नली रहती है, स्टमक रहता है और दोनों के जंक्शन को एक वॉल रहता है, उसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन बोलते हैं। तो होता क्या है कि जैसे कि हम खाना खाते हैं तो खाना ऊपर से तो नीचे जाता है स्टमक में, पर स्टमक से खाना खाने की नली में आता नहीं है। जैसे कि हम टायर में हवा भरते हैं तो हवा भरते हैं तो हवा अंदर जाती है लेकिन बाहर नहीं आती है। तो यहाँ पे भी वैसा एक वॉल रहता है। पर होता क्या है कि अक्लेजिया कार्डिया में वो वॉल का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है और वो वॉल रिलैक्स नहीं हो पाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि खाना ऊपर से नीचे जा नहीं पाता और यहाँ पे अटक जाता है और पेशेंट्स को तकलीफ होने लगती है। तो इसको हम अक्लेजिया कार्डिया बोलते हैं। तो अक्लेजिया कार्डिया के सिम्टम्स होते क्या है? जनरली पेशेंट्स को क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड खाने में दिक्कत होती है और यहाँ पे अटके जैसा महसूस होता है। इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट्स को कभी कभी इंटरमीडिएट तकलीफ हो, मीन्स कभी तकलीफ हुई है कभी नहीं हुई है, पर जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है तो उनको कुछ भी खाने में बहुत ही दिक्कत होती है और सारा का सारा खाना उल्टी में बाहर आने लगता है। दूसरा क्या है कि लास्ट स्टेज में क्या होता है कि कंटिन्यूस हाई प्रेशर होने के कारण खाना वहाँ पड़ा रहता है और खाना पड़ा रहने के कारण जो खाने की नली, ऊपर की जो खाने की नली है वो फूलती है और डायलेट होने लगती है। और उसके कारण क्या होता है कि खाना वही के वही पड़े रहने के कारण वहाँ पे खाने की नली को सूजन आने लगती है, वहाँ पे अल्सर होते हैं जिसको हम इसोफेजाइटिस बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे अल्सर होने के कारण, उल्टी होने के कारण उल्टी में खून भी आने लगता है। और कभी कभी लॉन्ग टर्म वैसे ही बीमारी को निगलेक्ट किया जाए और वैसे ही रखा जाए तो वो जो अल्सर है, सूजन है, उसके कारण उसमें कैंसर होने लगता है। किसी किसी मरीज को कंटिन्यूस वॉमिटिंग होने के कारण जो उसके जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स है वो लंग्स में एस्पिरेट होते हैं और उसके कारण पेशेंट्स को रिकरेंट न्यूमोनिया होता है, उसको हम एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस बोलते हैं। तो ये सब सिम्टम्स हमें अक्लेजिया कार्डिया में देखने को मिलते हैं। तो अक्लेजिया कार्डिया का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो इसमें क्या है कि हम मरीज को अपर जी एंडोस्कोपी एडवाइस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम मुंह से दूरबीन डालते हैं, उसमें खाने की नली और स्टमक ये सब चीज़ें देखते हैं। तो अक्लेजिया कार्डिया में वॉल का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण, बढ़ने के कारण जो एंडोस्कोप है वो वॉल को निगोशिएट नहीं कर पाता है, या फिर करता भी है उसको डिफिकल्टी से निगोशिएट करता है। निगोशिएट मीन्स वो इजीली पास नहीं होता है वॉल से, हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि कंटिन्यूअस प्रेशर ज़्यादा होने के कारण खाने की नली फूली वाली हमें दिख जाती है, उसमें अल्सर है या उसकी सूजन है, और कभी कभी लास्ट स्टेज में हमें कैंसर भी दिखता है तो हम उससे बायोप्सी ले लेते हैं। बहुत से बार क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में हम एंडोस्कोपी भी करते हैं तो एंडोस्कोपी नॉर्मल आ सकता है, जैसे कि इनिशियल स्टेज में ये अक्लेजिया कार्डिया हमसे मिस भी हो सकता है। और बहुत से बार पेशेंट क्या होता है कि कॉमन एसिडिटी के सिम्टम्स बोल के उसको ट्रीटमेंट चलते रहता है और मरीज डायग्नोस नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में हम इसोफेजियल मैनोमेट्री, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये हमें हेल्प आउट करता है अक्लेजिया कार्डिया डायग्नोस करने के लिए। मैनोमेट्री में क्या होता है कि जो प्रेशर मेजरमेंट्स है हमें अच्छे से कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि लोअर इसोफेजियल जंक्शन जो है, वॉल है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है और उसके कारण हमें अक्लेजिया कार्डिया इजीली हम डायग्नोस कर सकते हैं। किसी किसी मरीज में हम बेरियम सॉलो भी एडवाइस करते हैं, पर जनरली आजकल हम बेरियम सॉलो एडवाइस नहीं करते। उसमें हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट्स को दवाई देते हैं और सीरियल एक्सरेज निकालते हैं। और आजकल के दिनों में मैनोमेट्री आने के बाद बेरियम सॉलो बहुत कम कराते हैं। तो अक्लेजिया कार्डिया का ट्रीटमेंट होता क्या है? तो उसमें 3 पार्ट है, एक तो मेडिसिन, दूसरा एंडोस्कोपिक और तीसरा सर्जरी। तो ये तीनों पार्ट को हम डिटेल से देखते हैं। तो पहले मेडिसिन में हम क्या करते हैं कि कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है जैसे कि निफेडिपिन है, ये ड्रग्स हम उनको दे सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि वो जो वॉल का वो प्रेशर है वो ट्रांजिएंटली रिलैक्स कर देता है। बट ये जो मेडिसिन ट्रीटमेंट है ये 10 से 20% लोगों में इफेक्टिव है और ज़्यादातर पेशेंट इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। कभी कभी तो जो टैबलेट है वो भी स्टमक में नहीं जाता है और उल्टी में आ जाता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट हम ज़्यादातर पेशेंट्स को रिकमेंड नहीं करते। दूसरा एंडोस्कोपिक। तो एंडोस्कोपी में उसमें एक है कि पेशेंट्स को हम बलून डायलिटेशन करते हैं। तो बलून डायलिटेशन क्या होता है कि उसमें पेशेंट्स को मुंह से एक एंडोस्कोपी से बलून डालते हैं और जहाँ पे वॉल है उसको
वहाँ पे बलून फुला देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वॉल की जो मांसपेशियाँ हैं वो टूट जाती हैं और वॉल रिलैक्स होता है और उसके कारण पेशेंट्स को रिलीफ गिरता है। पर ज़्यादातर क्या होता है कि इसमें 40 to 50% रिकरेंस रेट है और ज़्यादातर पेशेंट्स को कंटिन्यूस बार बार बलून डायलिटेशन करना पड़ता है। और क्या होता है कि बलून डायलिटेशन के टाइम पे जो खाने की नली है उसको होल भी हो सकता है, जिसको हम परफोरेशन बोलते हैं, जो कि एक सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसके कारण हम पेशेंट्स को बलून डायलिटेशन रिकमेंड नहीं करते। और कुछ कुछ पेशेंट्स क्या रहते हैं कि जो एंडोस्कोपी और दूसरे ट्रीटमेंट के लिए फिट नहीं रहते, बहुत ही ओल्ड एज है या फिर उनको इतनी कोमार्बिडिटी है जो एनेस्थेसिया पॉइंट ऑफ व्यू अनफिट है, ऐसे पेशेंट को हम बलून डायलिटेशन एडवाइस करते हैं। एंडोस्कोपी में आजकल पोएम नाम का भी ट्रीटमेंट करते हैं, POEM। उसका लॉन्ग फॉर्म है पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटॉमी। उसमें हम क्या करते हैं कि मुंह से दूरबीन डाल के जो वॉल की जो मसल है और जो खाने की नली की जो स्नायु है वो दोनों को हम कट करते हैं। उसके कारण क्या होता है कि वहाँ का प्रेशर कम होता है और उसके कारण पेशेंट्स का खाने को दिक्कत जो रहती है वो निकल जाती है। बट पोएम का एक डिसएडवांटेज है, जैसे कि जो ज़्यादा प्रेशर कम होने के कारण जो खाना पेट का है वो ऊपर आने लगता है, उसको हम रिफ्लक्स बोलता है। तो पेशेंट्स को एसिडिटी के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट्स में आएंगे, पर कुछ कुछ पेशेंट्स में ये तकलीफ हो सकती है। तीसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है सर्जरी। सर्जरी एक गोल्ड स्टैंडर्ड है और डेटा वाइज, लिटरेचर वाइज आप देखोगे तो लोएस्ट रिकरेंस रेट जो है वो सर्जरी में है। तो सर्जरी में या तो ये आप रोबोटिक कराओ या फिर लैप्रोस्कोपी कराओ, ओपन ये हम जनरली करते नहीं है। तो सर्जरी में करते क्या है, जैसे कि जो स्नायु रहते हैं वो स्नायु हम सर्जरी से कट कर देते हैं और रिफ्लक्स ना हो, जो पोएम में रिफ्लक्स होता है वो ना हो, इसके लिए हम उसको फंडोप्लिकेशन करते हैं। मीन्स जो स्टमक है, स्टमक को खाने की नली के ऊपर लपेट देते हैं। उसके कारण एक आर्टिफिशियल वॉल क्रिएट होता है और उसके कारण क्या होता है कि जो आपका जो रिफ्लक्स है वो नहीं होता, जो कि पोएम में होता है। सर्जरी मिनिमल एक्सेस तरीके से होती है, इसलिए उसका रिकवरी भी फास्ट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम पेशेंट्स को उसी दिन पानी या लिक्विड या सॉफ्ट डाइट देने के लिए बोलते हैं। 2 वीक्स तक हम उनको सॉफ्ट डाइट देने के लिए बोलते हैं और 2 वीक्स के बाद उनको फुल डाइट देने के लिए बोलते हैं। और पेशेंट दूसरे या तीसरे दिन पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, सर्जिकल ऑप्शंस एक बेटर ऑप्शन है और परमानेंट सॉल्यूशन है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में अक्लेजिया कार्डिया के बारे में आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। अगर उसके बारे में आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे क्लिनिक में आके मिल सकते हैं। धन्यवाद।